नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है मुकुल संवल के द्वारा। देखो, 200 साल के बाद ऐसा हुआ है, अगर हम एशिया के देशों की जीडीपी को मिला दें तो बचा हुआ जो वर्ल्ड है उसकी जीडीपी से ज़्यादा निकल कर आती है एशिया के देशों की जीडीपी। वैसे इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट है, लेकिन जिस कदर इंडिया और चाइना 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ये कहा जाता है 21वीं शताब्दी जो होगी वो एशिया की शताब्दी होगी। देखो, 20वीं सेंचुरी में वर्ल्ड विभिन्न आइडियोलॉजीज के बीच डिवाइडेड था। कोल्ड वार के दौरान आइडियोलॉजिकल बैटल देखने को मिली दो आइडियोलॉजीज के बीच। एक तरफ यूएसए और यूएसए के अलाई कंट्रीज फॉलो कर रहे थे लिबरलिज्म, और दूसरी तरफ यूएसएसआर और यूएसएसआर के अलाई कंट्रीज के द्वारा फॉलो की जा रही थी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म। कोल्ड वार के स्टार्ट होने से पहले हमने फासिज्म को भी देखा। तो 20वीं जो शताब्दी थी ये आइडियोलॉजीज की शताब्दी थी। वर्ल्ड डिवाइडेड था विभिन्न आइडियोलॉजीज के आधार पर, और 21वीं शताब्दी में विभिन्न कंट्रीज डिवाइडेड हैं वैल्यूज़ के आधार पर। देखो, एक कंसेप्ट है एशियन वैल्यूज़ का। ये कंसेप्ट एडवोकेट किया गया था शुरुआत में मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के द्वारा। बाद में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली कुआन ने भी इसी कंसेप्ट को एडवोकेट किया। 1997 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए साउथ ईस्ट एशिया में, उसके बाद ये जो कंसेप्ट था वो फीका पड़ गया। लेकिन अब जिस हिसाब से इंडिया और चाइना आगे बढ़ रही हैं, ये कंसेप्ट एक बार फिर से री इमर्ज होकर आया है। एशियन वैल्यूज़ कैसे अलग हैं वेस्टर्न वैल्यूज़ से? देखो, वेस्टर्न वैल्यूज़ में फोकस किया जाता है इंडिविजुअल पर, लेकिन एशियन वैल्यूज़ में फोकस किया जाता है कम्युनिटी पर। वेस्टर्न वैल्यूज़ में फोकस होता है पर्सनल फ्रीडम पर, एशियन वैल्यूज़ में फोकस किया जाता है ऑर्डर पर, हार्मनी पर, मतलब स्टेबिलिटी रहे, पीस रहे। नेक्स्ट डिफरेंस, एशियन वैल्यूज़ में सेविंग पे फोकस होता है, लेकिन वेस्टर्न वैल्यूज़ में कंज्यूमरिज्म पर ज़्यादा फोकस होता है, खर्चने पर। इसके अलावा देखो, एशियन वैल्यूज़ में हार्डवर्क पर जोर दिया जाता है, लीडरशिप को रिस्पेक्ट दी जाए तो इसे अच्छा माना जाता है, और फैमिली लॉयल्टी पर भी फोकस किया जाता है। तो ये हमने एशियन वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किया। जैसे देखो, काफ़ी बार यूएसए और बाकी कंट्रीज़ के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि चाइना जो है अपने नागरिकों को राइट्स नहीं देता। बदले में चाइना बोलता है कि भैया आपके लिए ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन अलग है, हमारे लिए अलग है। हमने 1950 के बाद इतने ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर हम लेकर आए, क्या हमने उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया? हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट हम लेकर आए, तो क्या ये ह्यूमन राइट्स नहीं है? देखो, एशियन सेंचुरी जो वर्ड है वो सबसे पहले निकल के आता है 1988 में। चाइना के उस समय राष्ट्रपति थे डेंग जियाओपिंग और हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दोनों की मुलाकात हुई थी, और इससे पहले रिश्तों में तनाव चल रहा था 1962 के युद्ध के कारण। लेकिन जैसे ही चाइना और भारत के लीडर्स ने मुलाकात की तो ये वर्ड निकल कर आया एशियन सेंचुरी। क्योंकि देखो, उस समय दोनों देशों का री इमर्जेंस हो रहा था। साइज दोनों देशों का काफ़ी बड़ा है, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है दोनों देशों के पास, मतलब टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। दोनों देशों का पास्ट काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस रहा है। तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए दोनों देश इंडिया और चाइना वर्ल्ड ऑर्डर को अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ के हिसाब से शेप कर सकते हैं, और दोनों देशों की जो सिविलाइजेशन वैल्यूज़ हैं वो वेस्टर्न वैल्यूज से अलग हैं। जबकि देखो, दूसरी तरफ वेस्ट जो है वो काफ़ी प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिडिल क्लास की जो इनकम है वो नहीं बढ़ पा रही है, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी बूढ़ी हो रही है, क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं जिनका सामना अभी फ़िलहाल वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो, वेस्ट का जो कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का, बैलेंस ऑफ पावर के कंसेप्ट में क्या होता है, अगर वर्ल्ड में विभिन्न पावर्स के बीच एक बैलेंस रहता है, जैसे देखो यूएसए एक बड़ी पावर है,
यूएसए का सामना करने के लिए रसिया और चाइना एक हो गए ताकि यूएसए का सामना किया जा सके। ये जो सिचुएशन है वो शांति के लिए अनुकूल है। अगर रशिया और चाइना अलग अलग रहते हैं तो यूएसए अपनी मनमानी करेगा, इससे वर्ल्ड में जो पीस है वो स्पॉइल होगी। तो ये बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट है जो हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया। तो ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का कंसेप्ट है। पहले इंडिया और चाइना दोनों महान सिविलाइजेशंस सदियों तक एक साथ रहीं, लेकिन दोनों के बीच कभी भी टेंशंस नहीं आई। टेंशंस आई दोनों देशों के बीच ब्रिटिश ईरा के दौरान, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स ने चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं किया और उसी का नतीजा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट पैदा हुआ इंडिया और चाइना के बीच। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये दिया जाता है 2013 में देखो चाइना की जो वेल्थ थी, वर्ल्ड की पूरी वेल्थ का 15% थी। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया। चाइना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी इस्टाब्लिश किया। अभी फिलहाल बहुत सारे देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट हैं और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी पार्ट है। तो देखो 1950 के बाद जो ग्लोबल गवर्नेंस रेजीम इस्टाब्लिश किया गया था वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जिसके एग्जांपल्स हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इन सब के विरुद्ध ग्लोबल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है अब इंडिया और चाइना के द्वारा। इंडिया के द्वारा कैसे? देखो 2015 में इंडिया ने भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस्टाब्लिश किया था। ये एक एग्जाम्पल है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का। आगे भी इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए वर्ल्ड में इसी प्रकार के दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी इस्टाब्लिश कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है अभी जो वर्ल्ड में मल्टीलेटरल ग्लोबल गवर्नेंस के लिए रजीम है, जैसे UN, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये इनका जो ओरिजिन होता है वो देखो कॉलोनियल ईरा से होता है। कॉलोनियल ईरा की छाप देखने को मिलती है इन इंस्टीट्यूशंस पर। बट इसके खिलाफ इंडिया और चाइना अब दूसरे इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे इस्टाब्लिश करते जा रहे हैं वर्ल्ड को गवर्न करने के लिए। ये इंडिया और चाइना की बढ़ती हुई पावर का एक एग्जाम्पल है। इवन देखो यूएसए भी मानता है इस चीज़ को कि 21वीं जो सेंचुरी है वो एशियन सेंचुरी है। शायद इसी वजह से मल्टीलेटरलिज्म को इग्नोर करके, मतलब UN, WTO जैसी संस्थाओं को इग्नोर करके डायरेक्ट एंगेज कर रहा है यूएसए चाइना और इंडिया के साथ। अब देखो यूएसए को लगने लगा था कि चाइना शायद आगे निकल जाएगा, चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। WTO के पास जाने के बजाय यूएसए ने डायरेक्ट टैरिफ इंपोज कर दिए चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर। समझ गए? अब आयरनी यहां पर देखो ये है, ये वेस्टर्न कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूएसए और यूरोप के कंट्रीज ये पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, सभी देश रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बातें माने। लेकिन अब यही देश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हैं। WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो देखो कोलैप्स होने की कगार पर है यूएसए के कारण। जब तक देखो यूएसए और यूएसए जैसे देशों को फायदा हो रहा था इन इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल WTO से, IMF से, तो ये इन इंस्टीट्यूशंस का फायदा उठा रहे थे और डेवलपिंग कंट्रीज को लेसन दे रहे थे कि आप भी इनको फॉलो कीजिए। अब यूएसए जैसे देशों को कोई फायदा नहीं हो रहा है इन इंस्टीट्यूशन से, तो यूएसए जैसे देश इनको इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो आज ग्लोबल कंपटीशन जो है, यानी वर्ल्ड में जो कंपटीशन है वो कंट्री स्पेसिफिक एक्शन से दूर जा रहा है फ्रेगमेंटेड कंपटीशन की तरफ। इसका एग्जांपल देखो ये है, पहले यूएसए यूनिलेटरल एक्शन लिया करता था और दूसरे देशों को मजबूर भी होना पड़ता था यूएसए के सैंक्शंस को मानने के लिए। लेकिन आज समय चेंज हो चुका है। यूएसए ने इंडिया को प्रेशराइज किया कि आप चाइना की कंपनी हुवेई को अलाउ मत कीजिए अपने देश में 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने इसे अपने नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध माना और इंडिया ने यूएसए की बात नहीं मानी। इसी प्रकार से यूएसए यूरोपियन देशों को बोल रहा है कि आप रशिया से गैस इंपोर्ट मत कीजिए, रशिया को गैस मत सप्लाई करने दीजिए अपने देशों में। बट यूरोपियन देशों ने यूएसए के इस डिक्टेट को नहीं माना। इवन
ईरान के मुद्दे पर भी यूएसए विभिन्न देशों को प्रेशराइज कर रहा है कि ईरान के ऊपर हमने जो सैंक्शंस लगाए हैं उनको आप फॉलो कीजिए। देखो, कुछ हद तक इंडिया ने इस सिलसिले में यूएसए की बात मानी है और ईरान से ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया है। बट देखो, ये भी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। इसके बाद राइटर के द्वारा पॉइंट ये दिया जाता है, देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, इस इनिशिएटिव की सहायता से चाइना, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, नए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का एक नेटवर्क क्रिएट करता जा रहा है। चाइना अपनी करेंसी रेनमिनबी को इंटरनेशनलाइज करता जा रहा है, क्योंकि देखो, इस इनिशिएटिव के लेने के बाद चाइना की जो करेंसी है रेनमिनबी, इसका इस्तेमाल ज़्यादा स्केल पर होने लगा है और चाइना विभिन्न देशों में ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करता जा रहा है, ताकि वर्ल्ड में डॉलर की सहायता से जो ट्रेड होता है वो कम से कम हो और यूएसए के ऊपर विभिन्न देशों की जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, ऐसा नहीं है कि पूरा जो एशिया है वो यूनिफाई है, एकजुट है। एशिया भी डिवाइडेड है विभिन्न देशों के बीच। फॉर एग्जांपल, जिस हिसाब से, जिस स्पीड से और जिस स्केल पर चाइना ने ग्रोथ अचीव की है, बाकी जो देश हैं वो चिंतित हैं कि चाइना को जो राइज है वो पीसफुल नहीं है, खास करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो वो इंडिया की तरफ देखते हैं कि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया एक बैलेंसर का काम करेगा। इवन यूएसए जैसे देश भी यही चाहते हैं कि चाइना को कंटेन किया जाए, आगे बढ़ने से रोका जाए, और इस काम में इंडिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो एशिया एकजुट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रंट्स, बहुत सारे ऐसे स्फीयर्स हैं जहां पर इंडिया और चाइना के बीच भी कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। जैसे देखो, चाइना ये चाहता था इंडिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा बने, क्योंकि चाइना को पता था इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट इंडिया इस ब्लॉक में शामिल नहीं हो उसका। और यूएसए की जो पॉलिसी है चाइना को काउंटर करने की, पिवट टू एशिया, चाइना नहीं चाहता ये पॉलिसी सफल हो और हमारे खिलाफ यूएसए इंडिया का इस्तेमाल करे। इस वजह से चाइना भी यही चाहता है कि इंडिया के साथ पीस रहे और इंडिया के साथ अभी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका समाधान निकले। कुछ समय पहले हमारे महाबलीपुरम में इंडिया और चाइना का जो इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें ये माना गया था कि जल्द ही फ्रेमवर्क ऑन ए रोड मैप टू फाइनल सॉल्यूशन ऑन ए बॉर्डर इशू पर काम होगा, ताकि अभी फिलहाल इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी टेंशन्स रहती हैं बहुत सारे इश्यूज़ पर, उसे काम डाउन किया जा सके। और हमने ये पॉइंट पहले डिस्कस किया। देखो, यूएसए ने हमें प्रेशराइज किया था कि आप चाइनीज़ कंपनी हुआई को अलाउ मत कीजिए अपने देश में 5G ट्रायल करने के लिए, लेकिन हमने अलाउ किया तो चाइना को ये बात अच्छी लगी। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, अभी फ़िलहाल देखो, एशिया की जो जीडीपी है वर्ल्ड की जीडीपी का 2/3 है, और एशिया की जो जीडीपी इंक्रीज हुई है वो देखो वेस्टर्नाइजेशन के कारण इंक्रीज नहीं हुई है। एशिया ने कभी देखो ग्रो करना बंद नहीं किया था अपने आप से, वो तो कोलोनिज्म के कारण एशिया की जो ग्रोथ थी वो रुक गई थी और अब एशिया फिर से री इमर्ज हुआ है। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं कि यूएसए की जो पावर है वो एकदम से डिक्लाइन कर जाएगी। यूएसए अभी भी सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है और यूएसए की जो पावर है वो किसी भी देश से ज़्यादा है। तो 21वीं शताब्दी में 3 बड़ी पावर्स रहेंगी, यूएसए, चाइना और इंडिया। यूएसए का जो फोकस है वो सिक्योरिटी पर है। यूएसए अपनी हेगमनी को मेंटेन करना चाहता है। यूएसए चाहता है हमने जो रूल सेट किए हैं वर्ल्ड उसी के हिसाब से चलें। चाइना का फोकस अभी फिलहाल इकोनॉमी पर ज़्यादा है, कनेक्टिविटी, मार्केट्स, ग्रोथ, इन सब चीज़ों पर चाइना का फोकस है, जबकि इंडिया का फोकस ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है। इंडिया ये चाहता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक पब्लिक गुड हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सभी एक्सेस कर सकें। और देखो, एशिया और अफ्रीका के वो देश जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ के कॉलोनी थे वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। वो चाइना का मॉडल देख चुके हैं, वो यूएसए का मॉडल देख चुके हैं, वो लेट कमर इंडिया का मॉडल देखना चाहते हैं कि इंडिया का क्या विज़न है, डिजिटल, कोऑपरेटिव, सस्टेनेबल, मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, इन सब पर इंडिया की क्या राय है और इंडिया वर्ल्ड को कैसे देखता है। तो कुल मिलाकर एसेंस पूरे इस आर्टिकल का यही निकलता है। बहुत संभावना है 21वीं शताब्दी में एक त्रिमूर्ति देखने को मिलेगी, इंडिया, चाइना और यूएसए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।